सुप्रभातम। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश मालवांचल योग श्रृंखला के अंतर्गत शाजापुर से मैं हरीश शर्मा आप सभी के बीच एक विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। योग और आहार द्वारा स्वास्थ्य। योग और आहार द्वारा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संबंध में आइए हम बातें करते हैं। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, हरिओम जी। आपने सुरेश जी और हमारे साथी जुड़ते जा रहे हैं। इंदौर की पूरी टीम जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर में है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। हमारे साथ और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। आइए, योग से हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, ये सभी को पता है। जैसा कि योग का प्रचलन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी लोग इससे पूरी तरह से परिचित हैं। किस प्रकार प्राणायाम, आसन और प्रातःकाल घूमने के साथ हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जा रही है और सबसे आवश्यक बिंदु यही है आज के परिप्रेक्ष्य में। अंकिता आर्य जी, धन्यवाद आपको। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, अक्षरा वैद्य जी जुड़ते चले जा रहे हैं। सिंगापुर से, सऊदी अरब से संदीप शर्मा जी। हम बात कर रहे थे योग और आहार। तो आहार भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि हम प्रतिदिन योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने प्रतिदिन आपको बता रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम आहार में भी स्वयं का नियंत्रण और स्वयं का संतुलन, आहार का संतुलन बनाकर यदि आगे बढ़ते हैं तो बिना ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज किए भी हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित और नियमित आहार हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए किस प्रकार से, कितनी मात्रा में और क्या चीज़ें सेवन करना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम प्राणायाम, आसन जो प्रतिदिन कर रहे हैं या प्रातःकाल घूम रहे हैं, वह सब तो बहुत अनिवार्य चीज़ें हैं ही स्वास्थ्य के लिए। साथ ही हम आहार को निश्चित अनुपात में और किस प्रकार से जीवन में उसको धारण करें, इसके पीछे जो आयुर्वेद में तर्क कहा गया है और जो प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया है, हम लोग कुछ समय से इसके लिए कुछ प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक योग संपन्न कर रहे हैं। शाजापुर में श्री राम स्मृति स्वास्थ्य उपवन हर्बल गार्डन में यह क्रम अनवरत चल रहा है। उसमें हमने पाया कि योग तो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि तो हम करते ही हैं। 12 आसन और 8 प्राणायाम प्रतिदिन हमारा पैकेज, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी माताएं बहनें जुड़ी हैं, उसमें हम लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने भोजन को भी संतुलित कर पाएँ। रात्रिकालीन बहुत ज़्यादा यदि अत्यधिक मात्रा में भोजन हमने किया है तो प्रातःकाल योग करने में असुविधा और साथ ही अपचन, कॉन्स्टिपेशन
और अत्यधिक अनेक चीज़ें हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत वाग्भट्ट जी हो अथवा पतंजलि हो, उन सभी ने अपनी कलम और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया है। प्रातःकाल जब हम भोजन करें तो प्रातःकाल का भोजन हमारा सूर्योदय के 2 घंटे के पश्चात तक हो जाना चाहिए। अर्थात प्रातःकाल हम जल्दी भोजन कर लें, जो नाश्ता करते हैं उसकी जगह भोजन हो जाए, तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। सूर्योदय के समय जठर अग्नि, जो हमारे अंदर एक जठर स्थान होता है पाचन तंत्र के यहाँ, स्टमक के यहाँ, तो वह सर्वाधिक एक्टिव कार्यशील उसी अवस्था में सूर्योदय से कुछ समय पश्चात तक रहता है। तो प्रातःकाल का भोजन हम उसी अनुसार आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार करें। दोपहर में कुछ कम मात्रा में आहार लें और सायंकालीन अवस्था में और कम। यदि हम अनुपात की बात करें, एक साधारण अनुपात की बात करें, तो यदि हम प्रातः 6 रोटी भोजन के साथ करते हैं तो दोपहर में 4 रोटियां और रात्रि और सायंकालीन भोजन के अंतर्गत 2 रोटियों का हम सेवन करें। यह अनुपात उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए बहुत ही उत्तम है। हम प्रयास करें। इसमें आवश्यक नहीं कि हम पूर्ण रूप से अक्षरशः इसको करें, हम थोड़ा बहुत शिथिलता इसमें ले सकते हैं। कैमरा सेट हो जाएगा। कैमरा सेट करने के लिए भी हमारे भाई कह रहे हैं, ठीक है मैं उसको मैनेज करता हूँ, वो फिक्स सेट नहीं हो पाया था। और हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और भी साथी। संदीप शर्मा सऊदी अरब से जुड़े हैं, धन्यवाद आपको। कैमरा में लगवा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे, सायंकालीन भोजन तक हम आ रहे हैं। उसमें ये होता है कि यदि हम भोजन को संतुलित, नियमित और सुपाच्य करने का प्रयास करें तो हम उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। भोजन की जो मात्रा है उसके बारे में भी थोड़ा सा अभी हमने संक्षेप में बताया। अब भोजन योग प्राणायाम के साथ जो हम प्रातःकाल योग करते हैं उसमें सूर्य नमस्कार और आसन भी संपन्न होते हैं। तो इन सब के साथ हम किस प्रकार सामंजस्य बैठाएं जिससे हम उत्तम स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हों। आयुर्वेद सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष करता है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि हम बीमार ही न पड़ें। एलोपैथ कहता है कि आप बीमार पड़ो, हम दवाइयाँ बहुत सारी खोज रहे हैं आपको स्वस्थ करने के लिए, किंतु आयुर्वेद कहता है कि आप ऐसा दिनचर्या बना लें, इस प्रकार अपने आप को ढाल लें कि आप बीमार ही न पड़ें। व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से यदि हम देखें तो मैं स्वयं पिछले 20-21 साल हो गए हैं, कभी बीमारी हमको नहीं आई है। उसका एक कारण नियमित तो दिनचर्या है ही, साथ में योग प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। हम काफ़ी समय से अपने साथियों के साथ गायत्री शक्तिपीठ शाहजहाँपुर में और हर्बल गार्डन पे योग प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे नए साथी जुड़ते चले जाते हैं योग में, उसमें यही पाया गया है कि वे जल्दी लाभ नहीं पा रहे थे, तो फिर हमने आहार में थोड़ा परिवर्तन किया। उसके अंतर्गत जैसा कि हमने आपको बताया, रात्रिकालीन सायंकालीन भोजन एक पॉइंट तो है जल्दी कर लें, सूर्य अस्त के पहले अथवा उसके साथ ही,
अर्थात 7 बजे के पहले सायंकालीन भोजन हमारा हो। अब हमारे साथियों का प्रश्न होगा कि रात को भूख लगे तो क्या करें। तो हम पहली बात तो आदत डाल लें कि 7 बजे भोजन कर लें। रात्रिकालीन यदि भूख लगती है तो हम दूध का सेवन कर सकते हैं, लिक्विड कुछ चीज़ें ले सकते हैं, किंतु रात को सूर्यास्त के पश्चात भोजन अन्न के रूप में न लें, ऐसा प्रयास करें। अपवाद स्वरूप 10-15 दिनों में यदि कुछ काम होता है, शादी इत्यादि में कहीं जाते हैं न करते हैं तो क्षम्य हैं, किंतु एक रूटीन हमारा ऐसा बना लें। और हमारे साथी कुछ कहते हैं कि हमारी दुकान है, हम 10 बजे तक आते हैं, तो कोई उसके लिए आवश्यक नहीं कि आप दुकान से भोजन करने आएँ। आवश्यक ये है कि हम अपने पेट के लिए ही सब कर रहे हैं। 80% से ऊपर बीमारियां हमको पेट के कारण, अपचन के कारण होती है, यह सब जानते हैं। जैसे ही हमने भोजन किया, भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन को पचाना महत्वपूर्ण है। तो हम भोजन को किस प्रकार पचा सकते हैं, उसके लिए संतुलित आहार के साथ साथ उसको पचाने का लिए एक्सरसाइज, पैदल घूमना, योग करना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। तो योग और प्राणायाम से तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ही सकते हैं। योग करने के पूर्व अपने आहार को भी हम नियंत्रित करें, आहार को भी हम संतुलित करें, तो इसके अत्यधिक लाभ है। जिस प्रकार जैन समाज में भी कहते हैं सूर्य अस्त के पश्चात भोजन नहीं किया जाना चाहिए, तो यह शास्त्रोक्त है। हमारे आयुर्वेद में इसका उल्लेख है, उसमें भी यही कहा है कि सूर्य अस्त के पहले भोजन किया जाए। दुकान पे यदि हम हैं, बहुत व्यस्त हैं, तो टिफ़िन, लंच बॉक्स मंगवा लें और वहीं उस समय निर्धारित समय फिक्स कर लें, वो सब काम छोड़ के, क्योंकि हम पेट के लिए ही कमा रहे हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो किस काम का। तो हम सभी भाइयों से निवेदन है, सायंकालीन भोजन जल्दी करने का प्रयास करें और संतुलित करने का प्रयास करें। हल्का भोजन दिन में, यदि हमको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें गरिष्ठ खाने की इच्छा है तो वो सब सुबह सुबह उसका सेवन कर लें। सुबह अर्थात सूर्यास्त के 2.5 से 3 घंटे तक। 7 बजे यदि सूर्य उदय हो रहा है तो 8, 9, 10, अधिकतम 10 बजे के पहले भोजन प्रातःकाल का हो जाए, जिसको हम कहते हैं लंच। 10 बजे के पहले लंच हो जाना चाहिए। वो जो लंच का टाइम अंग्रेजों के अनुसार बना है वो बहुत गलत है। 1:30 बजे, 2 बजे, वो हम उस समय भूख लगती है तो थोड़ा सा कुछ ले सकते हैं, किंतु हमारा लंच प्रयास करें कि जल्दी हो जाए, 10 बजे के पहले हो जाए। इसके भी बहुत लाभ स्वयं प्रैक्टिकल करके हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आहार में योग के साथ जब हम योग करते हैं तो हमने ये महसूस किया, हमारे साथियों ने भी देखा कि यदि हमने भोजन पे नियंत्रण नहीं किया तो योग के भी लाभ थोड़े कम हो पा रहे थे। तो इसी के लिए हमारे शरीर में अपचन यदि होता है, भोजन पचता नहीं है, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां प्रारंभ में, एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल, HDL, हमारा LDL, VLDL, ये सब असंतुलित हो जाते हैं। LDL, VLDL हमारा कम हो जाए और HDL हमारा बढ़ने लगे, उसके लिए हम प्राणायाम और योग करते हैं। कोलेस्ट्रॉल में, शरीर के कोलेस्ट्रॉल कम ज़्यादा हो, इसमें भी हम, उसके लिए भी योग और आसनों का बहुत महत्व है। भोजन को पचाना और भोजन को किस प्रकार से हम योग और आसन के माध्यम से पूरे शरीर में उसका प्रभाव चमत्कारिक रूप से देखते हैं। हम भोजन में इस प्रकार से निर्धारण करें कि अधिकतम प्राकृतिक वस्तुएं हो, जैसे फल, सब्जियां, सलाद, जिसके अंदर पूर्ण रूप से इस प्रकार के अंश हो जो हमारे शरीर में लाइव एंजाइम जिसको कहा जाता है। लाइव एंजाइम हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जैसे ही हम हरी सब्जी अथवा फ्रूट्स, जो फल हैं, इनको यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें, उसका लिक्विड बनाकर, उसका जूस बनाकर, तो उसके अंदर लाइव एंजाइम हमको मूवमेंट करते हुए देखे जा सकते हैं।
यदि इसके अपोजिट हम पैक्ड फूड, पैक्ड जूस, यदि बहुत समय से पैक है, प्रोसेस्ड किया हुआ कुछ खाना है, उसका यदि लिक्विड है, उसको यदि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें लाइव एंजाइम नगण्य हो जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, हम प्रयास करें कि अपने जीवन में योग जब हम करें, प्राणायाम जब हम करें, प्रातःकाल स्वयं अगर ये घर पे अकेले भी हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट कुछ ऐसे अभ्यास कर लें, जैसे कपालभाति हो सकता है, अनुलोम विलोम है। केवल 10-15 मिनट भी यदि हम कर पाते हैं, बहुत जल्दी हमको समय नहीं है, तो पूरे शरीर में पूरा संतुलन और ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। ब्लॉकेज केवल हार्ट में होते हैं तो हमको पता चलता है कि हार्ट अटैक आ रहा है। ब्लॉकेज शरीर के सभी स्थानों पर, वो चाहे पैर का अंगूठा हो अथवा उंगलियां हाथों की हो, कहीं भी जो हमारे जहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, कहीं पर भी ब्लॉकेज हो सकता है और सभी दूर होता है। किंतु हार्ट का हमको तत्काल पता चल जाता है, क्योंकि हार्ट बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकता। और यदि किसी हमारे शरीर में दूसरे अंग यदि हैं तो उसमें यदि 8-10 दिन भी यदि ब्लड नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो वो तत्काल पता नहीं चलता है और धीरे धीरे वो अंग काम करना कम कर देता है, जिसको हम पैरालिसिस अथवा ब्रेन हेमरेज अथवा कुछ भी, जहाँ पर जिस अंग में ब्लॉकेज हुआ है उसकी अलग अलग बीमारियाँ होती है, पर वो लंबे समय पश्चात हमको परिलक्षित होती है। केवल हार्ट ऐसी चीज़ है जिसको बिना ऑक्सीजन, बिना ब्लड के रखा नहीं जा सकता है, हमेशा वो कार्यरत, वर्किंग इसमें रहता है। इसलिए वहाँ पर तत्काल हमको अनकंफर्ट महसूस होता है, तो हम कहते हैं अटैक आ सकता है, शरीर में पसीना आता है और हम उसको अटैक का नाम दे देते हैं। किंतु ब्लॉकेज सभी दूर होता है, तो वो सभी दूर शरीर के सभी अंगों में ब्लॉकेज किस किस रूप में होता है, तो वो क्या क्या बीमारियां करता है, वो सब बीमारियां इस प्रकार से हो सकती है। वो ब्लड प्रेशर हो सकता है, यदि एक पाइप है उसमें पानी अथवा लिक्विड चल रहा है, उसको यदि हम दबा देंगे तो दबा के यदि हम देखते हैं उससे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि स्थान बहने के लिए कम मिलता है, तो वो तेज गति से पानी और प्रेशर उतना ही आ रहा है। तो जैसे हम पाइप में एक उदाहरण लिया है, ऐसे शरीर के अंदर यदि कोई ब्लॉकेज आकर नस दबती है तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम अथवा ज़्यादा, लो अथवा हाई होना, हाइपरटेंशन, वो इसी का निशानी है कि शरीर में कहीं भी कुछ ब्लॉकेज बन रहा है। तो ये तो ब्लड प्रेशर हो गया। शुगर भी उसी से बनती है, ब्लॉकेज होता है तो शरीर में रक्त प्रवाह ऑक्सीजन के साथ साथ पूरे शरीर में सही नहीं हो पाता, जिससे जो इंसुलिन शरीर के अंदर बनते हैं वे सभी दूर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो ब्लड में मिलने लग जाते हैं, जिसको ब्लड शुगर कहा जाता है। वो शुगर ब्लड में आ जाती है, जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें शुगर एनर्जी होती है। एनर्जी का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शुगर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा कुछ भी काम होता है शरीर में, कुछ भी वर्क होता है, वर्किंग रूप में होता है, तो वो शुगर की एनर्जी से ही होता है। तो शुगर होना तो शरीर में बहुत लाभदायक है, किंतु इसको बीमारी क्यों कहा गया है? क्यों थोड़े से में ही हम घबरा जाते हैं और शुगर की टेबलेट, इंसुलिन तक लेने के लिए विवश हो जाते हैं? उसका कारण यही है कि शरीर में हार्ट के अलावा भी कई अंगों में किसी भी रूप में यदि ब्लॉकेज हो रहा है, तो वो रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन प्रवाह शरीर में शुद्ध रूप से नहीं हो पा रहा, पूरे फेफड़ों में शुद्धता नहीं बन पा रही है। तो उसके कारण जो ब्लड में शुगर जो हम शरीर में उपयोग करते हैं, वो शरीर में ऊर्जा के रूप में काम करने के बजाय ब्लड में जाके मिल जाती है, जिसको हम ब्लड शुगर और कहते हैं। वह ज़्यादा मात्रा में यदि होती है तो हमारे शरीर में हमको कमजोरी आने लगती है और बहुत सारी समस्याएं, हम जानते हैं बीमारियों का प्रारंभ शुगर से ही होता है। तो क्यों ना हम अपनी दिनचर्या ऐसी बना लें जो आयुर्वेद कहता है, योग के साथ साथ हम अपने आप को इस प्रकार बैलेंस्ड करें
जैसा कि हमने अभी आपको बताया आहार के माध्यम से भी, तो वो ब्लॉकेज पूरे शरीर में कहीं भी न बने, उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम प्रयास करते हैं, हम स्वयं भी पालन करते हैं कि भोजन में कच्ची वस्तुएं जैसे सब्जियां, सलाद अधिक से अधिक लें। अब अधिक से अधिक लेना पेपर में भी हम पढ़ते हैं, सभी लोग बताते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हम उसको नियम अनुसार स्ट्रिक्टली अपने आप को उसको फॉलो करें। उस चीज़ में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बताया गया है कि हम भोजन करते समय कच्ची सब्जियां, अपने शरीर का जो वेट है, जैसे किसी का 70 किलो है, 70 किलो है तो वो 700 ग्राम तक ये चीज़ें अपने भोजन में सम्मिलित करें। तो प्लेट 1 हम बना लें जिसमें 4 प्रकार की, आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी पसंद से हम चयन कर लें। 4 सब्जियां कुछ भी हो सकती है, कच्ची जो खा सकते हैं, जो जैसे मेथी, पालक है, पत्ता गोभी है, धनिया है, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें से कुछ 4 चूज़ कर सकते हैं। 4 ले लें और प्लेट में सजा लें। उसके साथ ही धनिया वगैरह इत्यादि उसमें पूरा मिला लें, जो दिखने में भी अच्छा लगे और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा। पत्तियां जितनी भी है, ग्रीनरी, जो पुदीना भी हो सकती है, मेथी हो सकती है, धनिया हो सकता है, वो बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पहुंचाता है, पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन बैलेंस्ड करता है। तो हम अपने भोजन में अपने शरीर के अनुपात से, जो मैंने आपको बताया, उतना प्लेट 1 में रख लें। अपने मनपसंद सब्जियां हो सकती है कच्ची, उसी के साथ दूसरी प्लेट भी बना के रख लें। ऐसा नहीं कि हम एकदम उसको नकार रहे हैं, उसमें अपने मनपसंद चीज़ें जो हम खाते हैं, वो चाहे समोसा इत्यादि भी हो सकते हैं, अथवा रोटी, बाटी, पूरी इत्यादि। प्लेट नंबर 1 और जो प्लेट नंबर 2 हम जो भोजन करते हैं उसको भी रख लें। अब हम जो समय बताया गया है, निर्धारित समय में भोजन का हम प्रयास करें। पहले प्लेट नंबर 1 लें, उसको पूरा फिनिश करें। वो करने के साथ ही हमको पूर्ण रूप से संतुष्टि, तृप्ति और पूरे शरीर के लिए जो लाइव एंजाइम्स हैं वो पूरे शरीर में पूरे पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद हमारा पेट बहुत भर जाता है। फिर प्लेट नंबर 2 लें, वो भी भरपेट खा सकते हैं, पर ज़्यादा उसकी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि हम प्लेट नंबर 1 से पूर्ण रूप से न चाहते हुए भी हमने अपने जीवन में फॉलो करना है इसको। यदि कोई गंभीर बीमारी अथवा शुगर, ब्लड प्रेशर जो कॉमन बीमारी हो गई है, इससे ग्रसित है, तो ये प्रयोग करें। 7 से 8 दिन में इसके चमत्कारिक लाभ देख सकते हैं। यही क्रम हम हर समय भोजन के साथ भी कर सकते हैं। जो पेशेंट हैं वो तो अवश्य करें, किंतु सामान्य जो हम और आप हैं, जो योग इत्यादि करते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कच्ची सब्जियों का सलाद भोजन में अवश्य सम्मिलित करें। क्यों कि ये जो लाइव एंजाइम है, लाइव एंजाइम जो हमारे शरीर में बहुत लाभदायक है, उपयोगी है। अब हम लाइव एंजाइम किस चीज़ में होते हैं, उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि हम उन चीज़ों का सेवन या उन चीज़ों को प्राथमिकता दें जो भगवान के द्वारा बनाई गई है। यह उसके अंदर लाइव एंजाइम, खाने की वस्तुओं की बात करें, भगवान गॉड के द्वारा बनाई गई सभी खाने की वस्तुओं को हम सीधा प्रयोग करें। जैसे सेवफल, टमाटर, जितने भी फल हैं उसको हम सीधा प्रयोग भोजन में करें। ये लाइव एंजाइम्स भरपूर होते हैं। यदि नहीं आपको प्रूफ देखना, प्रमाण देखना है, तो सर्च कर सकते हैं गूगल में, अथवा माइक्रोस्कोप लेकर उसका थोड़ा सा एक पार्ट लेके, उसका एक सैंपल लेकर लाइव एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं, तत्काल उसमें एक वीडियो में हमको दिख जाता है कि उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। माइक्रोस्कोप में यदि हम देखते हैं तो एंजाइम्स हमको दिख जाते हैं। तो ये हम क्यों ना अपने स्वास्थ्य के लिए हजारों रुपए की गोली दवाई लेने के बजाय
कुछ फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन प्राकृतिक रूप से हम अपने जीवन में बढ़ाएं। हमारा प्रयास, हमारा भाव यही है, सर्वे संतु निरामया। आप सभी जो भी हमारे साथी अखिल विश्व में हैं, ऐसा नहीं केवल भारत के लिए, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं साथियों। तो जो भी, यदि कोई अस्वस्थ है तो इसको स्ट्रिक्टली पालन करें, यदि स्वस्थ है तो भी इसको जीवन में कभी बीमार ना हो इसके लिए पालन करें। तो स्वस्थ रहने के साथ थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि हम कोई फंक्शन इत्यादि में जाते हैं तो वहाँ इसको कुछ अपने प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं 15-20 दिनों में एक बार, किंतु वो भी प्रतिदिन का यदि अभ्यास है, यदि हमको प्रतिदिन कहीं जाना पड़ रहा है तो उसमें भी हम थोड़ा से स्ट्रिक्ट हों स्वयं के लिए। स्वयं स्वस्थ हैं तो ही हम, पहला सुख निरोगी काया, यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम सब कार्य अच्छे से कर सकते हैं। हम भगवान के द्वारा बनाई गई खाने की वस्तुओं का प्रयोग उसी रूप में प्राकृतिक रूप से करें, जैसे पपीता हो सकती है, ककड़ी, खीरा, ये तो सब प्रभु के द्वारा बनाए गए बहुत अच्छे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं हैं। यदि हम प्रोसेस्ड वाले भोजन करते हैं, जैसे उसको ही हम प्रोसेस्ड कर लेते हैं, या पैक किया हुआ भोजन जैसे ब्रेड हुआ, फैक्ट्री या मशीन से बनी हुई कुछ वस्तुएं हैं खाने की, उन सबको यदि सैंपल हम लेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर लाइव एंजाइम की मात्रा नगण्य होगी, नहीं दिखेंगे। हम अभी प्रयोग कर सकते हैं, आज ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्रयोग करने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो हम यूट्यूब पर, गूगल में वीडियो भी देख सकते हैं इसके, जिन्होंने प्रयोग किए हैं आपको सीधा वीडियो उसमें बता सकते हैं। तो भोजन का आसान तरीका सबसे यही है कि कोई भी फल सब्जी हम ले लें और अपने शरीर के वजन जितना है, जैसे कि 60 किलो है तो 600 ग्राम तक हम प्लेट नंबर 1 में रख लें और उसका सेवन करें। क्योंकि हम पेट यदि सही रख लेंगे तो हमने देखा है, आयुर्वेद में भी पढ़ा है, 80% 80% जो बीमारियां होती है किसी भी, वो चाहे कुछ भी हो, ब्रेन हेमरेज से लेके, जो ब्रेन से लेके तो पैरों के जॉइंट्स के पेन तक हो सकता है, वात, पित्त और कफ, तीनों में से कोई से भी रोग हो सकते हैं, वो सभी हमारे पेट की गड़बड़ से, पेट में जो भोजन नहीं पच पाता है उसके कारण बीमारियां होती है। ये आयुर्वेद भली प्रकार समझा चुका है। आयुर्वेद के किसी भी वैद्य से यदि हम बात करते हैं तो वो यदि हमारे पैर में भी कोई समस्या है अथवा हमको शरीर, चेहरे पर पिंपल्स इत्यादि हो जाते हैं या जोड़ों का दर्द है, तो सबसे पहले जो दवाई देंगे, पुड़ियाँ देंगे, जो पुराने जो नाड़ी वैद्य हुआ करते थे तो हमको बताते नहीं हैं, वो अलग बात है, किंतु देते हैं सब पेट साफ करने की दवाई। हमारा पेट पूर्ण रूप से साफ हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है, एसिडिटी खत्म हो जाती है और सभी दूर पूर्ण रूप से हम स्वस्थता को अपना सकते हैं। पूरे शरीर में यदि लाइव एंजाइम्स की मात्रा ज़्यादा है, भोजन में हमने वो किया है, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर चलता रहेगा और इतना अच्छा स्थिति में हम आ जाएंगे। यदि कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ हैं, तो इसको फॉलो करके 7 से 8 दिन में हम चमत्कारिक परिणाम देख सकते हैं। और यदि कोई स्वस्थ हैं तो भी इसको पालन करें ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकें। एक ऊपरी रूप से हम एक अच्छे टारगेट पे यदि पहुंच जाते हैं, सफलता यदि हमको मिल जाती है तो वो तो अच्छी बात है, किंतु उसको बनाए रखना, सफलता को बनाए रखना, उस स्थान पे बने रहना, मेंटेन करके रखना और ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए हम यही दिनचर्या अपनाएं जिसमें हम इस प्रकार से अपने जीवन को, अपने आहार को नियंत्रित कर सकते हैं। योग प्राणायाम तो हम प्रतिदिन करें, जिसमें सूर्य नमस्कार सबसे अच्छी आसन के रूप में एक्सरसाइज है। 12 आसनों का कॉम्बिनेशन जिसमें हम सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रणाम आसन और
ऊर्ध्वासन, बहुत सारे आसन उसके अंदर, बहुत सारे आसन बताए गए हैं। 12 आसन उसके अंतर्गत हैं। कुछ आसन उसमें रिपीट भी हैं, किंतु वो पूरे शरीर में लचीलेपन को बनाए रखने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन अभ्यास करें। और समय समय पर इसमें और भी एडिशन, अल्ट्रेशन किया जा सकते हैं, किंतु उसका बेस है सूर्य नमस्कार। और साथ में जैसे प्रज्ञा योग भी बहुत अच्छा बताया गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार में 16 आसनों का अभ्यास प्रज्ञा योग के माध्यम से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने डिराइव किया है। उसको भी हम अपने दिनचर्या में शामिल करके पूर्ण रूप से स्वस्थ अपने आप को बनाए रख सकते हैं। प्राणायाम और योग में आसन और प्राणायाम दोनों चीज़ें आती हैं। तो हम आसनों का अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार इत्यादि तो करें ही, साथ ही प्राणायाम को भी समझ दें थोड़ा सा। हम पूर्ण रूप से प्रसन्न, स्वस्थ रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, इसके लिए छोटी छोटी सी दिनचर्या में हम परिवर्तन करें। और बहुत ज़्यादा उसके लिए आवश्यक नहीं है। यदि हम प्रातःकाल जल्दी उठने का भी लिए भी प्रयास करें, उसके भी लाभ यही है कि हम प्रातःकाल जल्दी उठेंगे तो हमको भूख भी जल्दी लगेगी। तो सूर्योदय के जो 2 से 2.5 घंटे का हमारा मार्जिन है, उसके अंतर्गत हम भोजन कर सकते हैं। भरपेट भोजन करें, जो पसंद हो वो करें, पर सुबह सूर्योदय के 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कर लें। देर से भूख लगती है तो दोपहर में थोड़ा सा कम मात्रा में ले सकते हैं। और ज़्यादा यदि हमको शाम को भी लगता है तो उससे भी अनुपात, जैसा कि हमने बताया, जो हमारे साथी बाद में जुड़े उनको फिर से बता दें। यदि हम प्रातःकाल 6 रोटी खा रहे हैं, दोपहर में 4 और शाम को 2, यह अनुपात हमारा होना चाहिए, जिससे हम योग प्राणायाम का लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारा आहार नियंत्रित है, आहार नियमित है और स्वास्थ्यवर्धक है, तो हमको प्राणायाम के चमत्कारिक लाभ मिल सकते हैं, योग के लाभ मिल सकते हैं। जैसा कि अभी जो प्रयास हुआ है राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के माध्यम से, इनके साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने यह प्रयास किया, अभिनव प्रयास, जिसमें पूरे भारत के साथ संपूर्ण विश्व के भी हमारे साथी जुड़े हैं, जो स्वयं स्वस्थ रहने के लिए योग की शरण में हैं। तो उसके लिए दिन भर योग करना आवश्यक नहीं है, केवल हम निर्धारित समय कर लें, जो हम ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, भोजन के लिए और छोटे मोटे कार्य करने के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा एक समय के फिक्स अपने टाइम टेबल में इसको भी दें, योग को दें। वो चाहे 15 मिनट का फिक्स हो टाइम, उस 15 मिनट में हम 5 से 7 मिनट प्राणायाम कर लें और सूर्य नमस्कार कर लें, यदि कम समय हो तो। किंतु 1 घंटा कम से कम यदि हम दें तो अति उत्तम है, जिसमें आधे घंटे हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये बताने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि सभी साथी जो इससे जुड़े हैं बहुत जागरूक हैं। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि पे और टीवी के बहुत सारे चैनल में लगातार इन चीज़ों को बताया जा रहा है कैसे किया जाए, जो चाहे प्राणायाम हो अथवा आसन हो। किंतु हम कैसे करें ये तो नहीं बताएंगे, पर करें अवश्य। इसके लिए हम अलग अलग, हमारे साथी, मेरे पूर्व वक्ता भी, प्रतिदिन हमारा सेशन चल रहा है। मालवांचल योग श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमारे इंदौर के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने, नमस्ते, हाँ, सऊदी अरब से संदीप भैया का भी मैसेज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षरा वैद्य सिंगापुर से हमारे बीच हैं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जागरूक हैं, सजग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, ये हम समझते हैं। किंतु कुछ ऐसी चीज़ें भी हम बताना चाह रहे हैं जो सामान्य रूप से हम प्रतिदिन नहीं समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। क्योंकि योग का लाभ हम पूर्ण रूप से लें, उसके लिए आवश्यक है कि अपनी दिनचर्या में भी थोड़ा सा परिवर्तन करें। क्योंकि अभी हमारी मानसिकता ये बनी है कई साथियों की कि बहुत सारा खा लेंगे। जैसे पार्टी का एक उदाहरण लें, रात को बहुत सारा खा लिया,
बहुत भरपेट खा लिया और खट्टी डकारें आने लग गई, ऊपर तक पूरा शरीर पूरा पेट भरा हुआ है। अब वो कहते हैं कि हमको कुछ ऐसी चीज़ दे दो जिससे हमारा डाइजेशन हो जाए, डाइजिन दे दो, अथवा हमको इनो ले लें, ऐसा कुछ चीज़ ले लें जिससे पाचन हो जाए। तो पाचन प्राकृतिक रूप से यदि हो तो बहुत अच्छा है, अप्राकृतिक रूप से यदि हम करने का प्रयास करें तो वो गलत है। तो इसके लिए आयुर्वेद यही कहता है कि इतना खाई नहीं। अपने को जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जिसमें ये कहा गया है, धन्यवाद, उसमें ये बताया गया है कि हम कैसे, अब ऐसी स्थिति बने ही ना कि हमको खट्टी डकारें आएँ, डकार भी संतुष्टि की जो डकार आ जाती है उसके बाद हम खाना बंद कर दें, ताकि हमको एक स्थान मिल जाए पचने के लिए स्टमक में। यदि हम पूरा मुंह भर लेंगे तो कुरला नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूरा पेट भर लेंगे तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो फिर फूड पाइप जिसको बोलते हैं भोजन आहार नली, उसमें ऊपर एसिड, क्योंकि पेट के अंदर तो एसिड है, तो वो एसिड ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ेगा तो हमको खट्टी डकारें आने लग जाएगी। तो एसिडिटी, जिसको अगर लगातार ऐसी स्थिति बनी रहती है तो वो सब चीज़ अटैक का कारण भी बनती है और कैंसर का कारण बनती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि पहले ही सजग हो जाएं। बहुत ज़्यादा एलोपैथ कहता है कि आप खूब खा लो, हम आपको बहुत सारी दवाइयाँ बना देंगे, आप ऊपर तक पूरा पेट भर लो, गले तक भर लो, मुंह तक ले आओ, कुछ भी पानी पीने की भी जगह ना हो, फिर हम आपको इनो ने कुछ न कुछ इंजेक्शन से दे देंगे, आपको हम कुछ ऐसी चीज़ दे देंगे। तो एलोपैथ में इन चीज़ों की खोज करने में लगे रहते कि आप खूब बीमार पड़ो, हम इलाज ढूंढ रहे हैं। किंतु आयुर्वेद इलाज तो ढूंढ रहा है। हमारे वाघभट्ट जी सदियों पहले सब कह गए हैं, किंतु जोर इस बात पर है कि हम बीमार ही न पड़ें, ऐसा कुछ अपने जीवन में प्रारंभ करें। धन्यवाद साथियों। हाँ, मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरा सभी से पुनः निवेदन है कि आयुर्वेद के ही अनुसार अपने दिनचर्या अपनाएं, जिसमें यह कहा गया है कि हम ऐसी अवसर न आने दें, उसके पहले ही स्वयं उसमें प्रकृति भी साथ देती है। क्योंकि हम जानते हैं 3 डकारें होती है। जैसे डकार आती है हमारे अंदर से, एक स्टमक जैसी खाली हो जाता है तो एक एयर निकलती है जिसको बोलते हैं हम भूख डकार। भूख डकार होती है, उसके बाद शरीर थोड़ा स्टेबल होकर थोड़ा एडजस्ट होता है, फिर हम भोजन करना प्रारंभ करते हैं। तो एक आ जाती है तृप्ति डकार। तृप्ति अर्थात हमारा स्टमक आधा करीब भर गया है, तो हमारा अंदर से एक संकेत आता है कि अब भोजन करना बंद कर दें, क्योंकि आधा तो आपने भोजन से भर लिया है, आधा गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूसेस जिसको बोलते हैं पाचक रस शरीर के अंदर, वो बनते हैं। जैसे ही हम भोजन का पहला लेते हैं और उसके साथ लार, जो अंदर की बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लार बनना प्रारंभ हो जाती हैं। तो लार जिसको बोलते हैं क्षार के रूप में शरीर में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। शरीर के अंदर, स्टमक के अंदर एसिड तो निर्धारित, जैसे बैटरी होती है, हम देखते हैं इन्वर्टर की बैटरी अथवा बैटरी, उसके अंदर हम पानी भी डालते हैं तो पूरा एसिड बन जाता है। तो हमारे शरीर में कुछ भी हम डालते हैं तो एसिड ज़्यादा, एसिडिटिक हमारा शरीर होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके बैलेंस्ड करना, जिसको बोलते हैं अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना। केमिस्ट्री यदि कोई सभी जानते होंगे, स्टूडेंट हो तो उसका संतुलन कैसे हो, तो हम क्षारीय चीज़ें ज़्यादा लें, शरीर को क्षारीय बनाने का प्रयास करें। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, सबसे अच्छा क्षार है लार, जो अंदर लार्वा जिसको लार बोलते हैं, शरीर के अंदर ग्रंथियां जो लार बनती है, भोजन के साथ वो जाना बहुत आवश्यक है, जो शरीर को न्यूट्रलाइज करके और पूर्ण रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। और क्षारीय चीज़ें हो सकती हैं, जैसे लौकी है, नारियल का पानी है, केला है, इन सब में एसिड तो होता है पर क्षार ज़्यादा होता है। तो क्षारीय चीज़ों का हम सेवन करें तो शरीर में जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज होता रहे। और एक पानी जो होता है वो न तो अम्ल है न क्षार है, तो पानी के समान हमारा शरीर पूर्ण रूप से, जैसे उसमें जो चीज़ें बढ़ती है उसके अनुसार उसकी प्रकृति हो जाती है। तो हम अपने भोजन में इन चीज़ों का प्रयास करें। इसके साथ ही एक चीज़ और होती है जिसको सोराइसिस, एक्जिमा, खाज, खुजली, स्किन डिसीज़ कहा जाता है। स्किन डिसीज़ होने का मुख्य कारण क्या है? उसका कारण भी खून की
खराबी हो सकता है। और सबसे बड़ा उसका कारण है कि विरुद्ध आहार। साथियों, विरुद्ध आहार क्या है? विरुद्ध आहार इस प्रकार का हम परिभाषित कर सकते हैं कि आहार अथवा खाने की वह वस्तुएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के परस्पर विपरीत हो, उन चीज़ों को एक साथ न लें। जैसे सबसे विरुद्ध आहार है दूध के साथ प्याज। प्याज बहुत अच्छी औषधि है, स्वास्थ्यवर्धक है, किंतु यदि उसको किस रूप में खाया जाए, यदि भोजन के साथ विरुद्ध आहार यदि हम ले रहे हैं तो स्किन डिसीज का कारण बनता है। क्यों? कि प्याज के साथ यदि दूध लिया, यदि खीर हम खा रहे हैं और कोई प्याज के फ्राई की हुई चीज़ अथवा कच्चे प्याज खा रहे हैं, तो शरीर में जाके एक विरुद्ध आहार के रूप में हमारे शरीर के अंदर दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो स्किन डिसीज के रूप में परिलक्षित होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें, विरुद्ध आहार की भी लिस्ट हमको नेट पे मिल जाएगी। दूध के साथ खट्टी चीज़ें, खट्टे फल अथवा खट्टी चीज़ें नहीं लें, जैसे नींबू, संतरा। उसका यदि हम भोजन कर रहे हैं, उसमें दूध की वस्तुएं हैं, मिठाई हो सकती है अथवा खीर हो सकती है, तो उस दौरान ककड़ी, प्याज, नींबू, संतरा और कोई सा भी फल उसके साथ न लें। आधे पौन घंटा, 1 घंटे अंतर के साथ लें, ताकि वो अलग अलग उसकी प्रवृत्ति शरीर के अंदर उस प्रकृति बने और वो उस रूप में उसके पूरे तत्व, उसके लाइव एंजाइम हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए पूरा लाभदायक हो। तो साथियों, समय लगभग हो चुका है, और भी अवसर मिलेगा तो हम बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातें करके। आपका पुनः स्वागत है राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में। उसी के अंतर्गत आज हमको अवसर मिला। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मालवांचल योग श्रृंखला के अंतर्गत आज आप सभी ने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरीश शर्मा शाजापुर से, आप सभी का स्वागत है। साथ ही हमारे और साथी लाइव हो रहे हैं। शैलेंद्र जी श्रीवास्तव जी लाइव है। लोकेंद्र जी नायक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। श्वेता जी दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। आस्था शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आनंद शर्मा, अनुग्रह, बहुत बढ़िया, अनुग्रह शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सऊदी अरब से संदीप भैया जुड़े हैं। अक्षरा वैद्य सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते। प्रदीप जी वैद्य हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अवसर दिया, आप सभी के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, साथियों, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वेद माता गायत्री से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में सम्मिलित करें, समावेश करें। यदि कोई व्याधियाँ, बीमारियाँ हमको है तो ज़्यादा मात्रा में हम इन चीज़ों का पालन करें। यदि हम सामान्य स्वस्थ हैं तो भी हम इन चीज़ों का पालन करके हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। गायत्री माता की जय। धन्यवाद।